स्टूडेंट देखो, स्टडी करने वाले हैं आज हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है? ये जो वर्गीकरण मीन्स होता है कि जो तत्व होते हैं ना, इसको अलग अलग रखना यानी ताकि हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकें और उसकी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो वर्गीकरण में देखिए ये भी पता है कि जब किचन में आप खाना पकाने जाते हैं तो देखिए अलग अलग सामान वहाँ पे अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं ताकि आपको आसानी से मिल सके। या खाना पकाने वाला भी जो कि जो बॉक्स होता है, मतलब मसाले का बॉक्स, उसमें भी अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस वहाँ पे रखे हैं जिसमें मिर्ची अलग, नमक अलग, हल्दी अलग, ये सब अलग अलग होता है ताकि आसानी से खाना पकाते समय आपको मिल सके। कोई भी चीज़ इकट्ठा ऐसे हम नहीं रख सकते। तो वैसे ही कुछ वैज्ञानिक लोग थे जिन्होंने क्या किया था कि तत्वों का वर्गीकरण करने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये तत्वों का वर्गीकरण करने का जो कोशिश किया था, ये वाला जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये वाला जो है बोर्ड के हिसाब से ये वाला भाग आपको कट है। ठीक है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिश किया था कि जो हम क्या करेंगे, तत्वों को वर्गीकरण करने का कोशिश उन्होंने किया था। तो उस डोबेरायनर ने देखिए क्या बताया था कि कैसे कोशिश किया था तत्वों को वर्गीकरण करने का। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, जिसका नाम है देखिए डोबेरायनर का त्रिक। सन 1817 में डोबेरायनर इस जर्मन वैज्ञानिक ने तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान में संबंध के होने की पुष्टि की थी। उन्होंने समान गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तीन तत्वों के समूह बनाकर उसको त्रिक नाम दिया। और एक त्रिक में तीन तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से रखने पर ऐसा प्रकार व्यवस्थित किया गया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। परंतु ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेनार के त्रिक में नहीं हो सका। तो डोबेनार ने क्या बनाया था, एक त्रिक बनाया था। त्रिक मतलब क्या होता है कि तीन तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों का एक समूह, जिसे क्या कहेंगे, त्रिक कहेंगे। तो उनका नियम देखिए आगे क्या बोलता है, जो हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अभी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये वाला बॉक्सेस, ये वाला बॉक्स भी बोर्ड के हिसाब से कट है। अभी है तो ये डोबेनार त्रिक के उदाहरण, लेकिन बोर्ड के में इसमें नहीं आएगा। लेकिन अभी त्रिक क्या है तो हमें उदाहरण द्वारा तो समझना ही है। तो कोई एक उदाहरण लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि त्रिक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिक में उन्होंने क्या बताया था कि जो त्रिक होता है, अभी उन्होंने क्या बताया था कि ये त्रिक, ठीक है, त्रिक मतलब उन्होंने देखिए क्या बताया, त्रिक मतलब होता है, त्रिक मतलब उन्होंने बताया था तीन तत्वों का समूह। ठीक है, तीन तत्वों का समूह। कैसे तत्व, मतलब उसके रासायनिक गुणधर्म समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तीन तत्वों का उन्होंने क्या बताया, क्या किया पता है कि मतलब एक उसका समूह बनाया जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, त्रिक नाम दिया। और उसमें क्या बताया था कि उन्होंने तीन तत्व लिए, यानी कि देखिए इसमें उदाहरण के हिसाब से बताता हूँ कि उदाहरण के हिसाब से एक पहला तत्व है, दूसरा तत्व है और तीसरा तत्व है। तो तीनों तत्व में देखिए उदाहरण के लिए उन्होंने लिया, एक है सोडियम, सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है, तीन उदाहरण। ठीक है, सो तीन उदाहरण बताया तो उसमें थोड़ा सा ये सीरियल चेंज हो गया है। पहला उसमें था लिथियम, ठीक है, दूसरा था सोडियम और तीसरा जो था पोटेशियम, ये नहीं है। ठीक है, ये कट है। तो ये वाला लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, तो ये तीन तत्वों का ऐसा समूह बनाया, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने त्रिक। क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया। तो त्रिक मतलब अब इसमें उसने क्या बताया नियम के हिसाब से कि उनका मतलब उससे क्या क्या पता है, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को उसने क्या किया, आरोही क्रम से रखा। कौन से क्रम से, आरोही क्रम से रखा। आरोही मतलब जो सीरियल के हिसाब से होना चाहिए। तो द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, लिथियम का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 3, तो उसका द्रव्यमान आता है 7। फिर उसके बाद में देखिए सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और उसका परमाणु द्रव्यमान आएगा 30। पोटेशियम का देखिए होता है नंबर 19 और उसका परमाणु द्रव्यमान आता है 39। तो देखिए क्या बताया था डोबेरायनर ने। अब यहाँ पे कुल मिला के तीन तत्व है, बराबर, एक पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। उन्होंने क्या बताया कि जो दूसरा यानी कि जो मध्य तत्व होता है, मध्य तत्व का जो द्रव्यमान है, ठीक है, तो मध्य तत्व का जो द्रव्यमान है ना, वो अन्य दो तत्वों का यानी कि पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान है, इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे, क्या बताया उन्होंने कि जो मध्य तत्व का जो द्रव्यमान है 23,
तो पहले अगर तीसरे का अगर हम द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो बीच वाला जो मतलब तत्व होता है ना उसके द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अभी औसत कैसे निकालते हैं, उन्हें क्या बताया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, और उसका क्या बताया गया, वहाँ पे औसत निकाला गया है। पहले तत्व का देखिए द्रव्यमान कितना है, 7 है, और ये तीसरे तत्व का द्रव्यमान कितना है, 39 है। संख्या कितनी है वहाँ पे, 2 है ना, क्योंकि ये 1 और 2 संख्या है, जितनी संख्या होती है उससे उसको भाग देना होता है। तो 7 और 39 देखो कितना होता है, 46। 46 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जो 2, 2 1 सॉरी 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, कितना आया, 23। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए जब हमने पहले और तीसरे का देखिए यहाँ पे हमने औसत निकाला। औसत इसी तरह से निकालते हैं। आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, कैसे, क्यों किया, मैथ्स आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले और तीसरे का देखिए वहाँ पे औसत निकाला गया, 7 और 39 कितना आ गया, 46। जितनी संख्या होती है उससे भाग देना होता है, तो 46 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। सो आंसर कितना है उसका, 23। यानी कि देखिए जब हम पहले और तीसरे का औसत निकाला, पहले और तीसरे का औसत भी कितना आया, 23 आया, और ये भी औसत कितना है, 23। मतलब कुल मिला के ये दोनों वहाँ पे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो त्रिक में उन्होंने क्या किया था, वही बताया था। त्रिक में देखिए उन्होंने क्या बताया था, वही अपना नियम उन्होंने बताने का कोशिश किया कि एक त्रिक में 3 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर हो सकता है, परंतु ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेरानी के त्रिक में नहीं हो सका। तो उन्होंने भले ही वहाँ पे देखिए कोशिश किया गया था, बहुत कोशिश किया उन्होंने कि पहले और तीसरे का अगर हम औसत निकालेंगे द्रव्यमान का तो मध्य तत्व के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है, लेकिन ये सभी तत्वों के लिए वो नियम जो है लागू नहीं हुआ था। तो डोबेराय ने ऐसा ट्रिक बना के तत्वों का वर्गीकरण करने का कोशिश वहाँ पे उन्होंने किया था, लेकिन ये जो उनका जो प्लान था ये अभी वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ था। तो इस तरह से देखिए ये डोबेराय का ट्रिक है। अभी दूसरे वैज्ञानिक थे देखिए न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने देखिए एक अपना नियम बनाया था जिसका नाम है अष्टक, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, तो ये कुछ देखिए भारतीय संगीत प्रणाली जैसे सारे ग म प ध नि सा, ये 7 मुख्य स्वर होते हैं और इन्हें 7 स्वरों का समूह भी कहा जाता है। सा से स्वर की बारंबारता बढ़कर नी स्वर आता है, उसके बाद मूल सा की 2 गुनी बारंबारता होने पर पुनः 7 स्वरों के समूह का सा स्वर आता है, अर्थात सप्तक पूर्ण होने पर स्वरों की पुनरावृत्ति होती है। पश्चिम देशों में देखिए पाश्चात्य संगीत से डो रे मी फा सोल ला टी, ये 7 स्वर होते हैं, तथा 8वें स्थान पर 2 गुना बारंबारता डो स्वर फिर आता है। इस पाश्चात्य स्वरों का अष्टक कहते हैं। स्वरों के विविधतापूर्ण उपयोग से संगीत की वहाँ पे निर्मित हो चुके, जैसे भारतीय संगीत प्रणाली, ध्यान रखना है सारेगामा प ध नि, ये जो 7 सुर होते हैं ना, तो उसी के ऊपर ये न्यूलैंड का अष्टक नियम आधारित है। वो कैसे देखिए उन्होंने एक वहाँ पे स्पष्टीकरण देके बताया है। जैसे कि देखिए कि जो अष्टक नियम है, कौन सा नियम है, देखिए जो अष्टक नियम है, अष्टक नियम में देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए सा रे ग म प ध ये नी होता है। ठीक है, अगर हम नंबर देंगे 2 3 4 5 6 7, और तो उसके बाद में सारे गा मा प ध नी हमने ये बोल दिया। फिर अगर उसका रिपीटेशन करना है तो फिर क्या आता है, देखिए सा रे ग म प ध नी सा। फिर से अगर उसको ऐसा काउंट कर दिए जाएंगे, देखिए ये पहले नंबर पे आया और 8वें नंबर पे आया। मतलब देखिए ये देखिए सा और सा, तो पहले और 8वें नंबर पे देखिए जो सा वाला शब्द है ना, जो सुर है ना, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उसको बोला जाता है कि सारे गामा पदनी सारे गामा पदनी सारे गामा पदनी सारे गामा पदनी। यानी पहले और 8वें क्रमांक पे देखिए ये सा और ये सा वहाँ पे तत्व आ रहा है, मतलब जो शब्द आ रहा है, सुर आ रहा है, तो दोनों देखिए पढ़ने के लिए समान है। उसका प्रोनाउंसिएशन जो उसका उच्चारण है वो वहाँ पे समान है। तो जो अष्टक का नियम है ना, बस इसी नियम मतलब इसी ये जो सुर होते हैं, जो भारतीय संगीत प्रणाली है सारे गामा प ध नि वाली, उसी के ऊपर आधार, यानी कि पहले और 8वें नंबर पे देखिए सा और सा आ रहा है, तो उसके आधार पर देखिए उन्होंने वो अपना नियम बनाया था। नियम में देखिए उन्होंने क्या बताया कि अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने एक अलग ही मार्ग से परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म से जोड़ा। सन 1866 में उन्होंने न्यूलैंड ने उस ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। तो इस वैज्ञानिक ने भी क्या किया था पता है,
कि जो द्रव्यमान होते हैं ना, उन द्रव्यमानों को भी क्या किया था, उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आरोही क्रम में रखा। इसकी शुरुआत देखिए सबसे हल्के तत्व उन्होंने हाइड्रोजन से की, तो अंत में देखिए उन्होंने थोरियम से रखा। उन्होंने पाया, क्या पाया, देखिए उसका नियम है जिसको मैंने टिक किया है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ध्यान रखिए क्या बोला था उन्होंने, अष्टक नियम, कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सप्तसुर में होता है कि नहीं, पहले नंबर पे देखिए वहाँ पे सा है, तो उसको रिपीटेशन होने के बाद में 8वें नंबर पे जब हमने सीरियल पे उसको क्रमांक दिया, तो पहले और 8वें तत्व में देखिए कौन है, सा और सा है। तो इसी हिसाब से मतलब उन्होंने क्या कहा कि पहले और 8वें मतलब प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, सोडियम है लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान होते हैं। क्या बताया, देखिए सोडियम और लिथियम, देखिए लिथियम और सोडियम ये दोनों की अगर हम बात करेंगे, देखिए लिथियम और सोडियम ये दोनों के तत्व देखिए क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब एक ही कक्षा से है, उनकी संयोजकता भी समान होती है, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन उदाहरण यहाँ पे नहीं है, आपको उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बोर्ड में ये जो भाग है कट है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि न्यूलन का अष्टक नियम क्या है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम यह लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान होते हैं। उसी प्रकार से देखिए मैग्नीशियम का बेरिलियम के साथ में, तो फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ में होता है। न्यूलन ने इस समान की तुलना संगीत के अष्टक से की और उसने 8वें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाए जाने वाले समानतों को अष्टक का नियम वहाँ पे कहा जाता है। तो ये न्यूलन का अष्टक नियम था। ये भाग तो आपका कट है। उसके नीचे देखिए क्या आया, देखिए न्यूलन के अष्टक नियम में बहुत सारी त्रुटियां भी सामने आई, कुछ दोष पाए गए। यह नियम देखिए केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलन ने सभी ज्ञात तत्वों को 7 × 8 यानी 56, ध्यान रखना है, न्यूलन ने ऐसे 7 से 8 मतलब 7 × 8 ऐसे बॉक्स बनाए थे जिसमें 56 स्तंभों की सारणी में व्यवस्थापित किया और ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों को समावेश करने के लिए न्यूलन ने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों को भी रखा, क्योंकि जगह नहीं थी ना, तो जिसके गुणधर्म में समान होते उन्होंने एक साथ रखा। जैसे कोबाल्ट और निकेल, सी तथा La। अतिरिक्त तो उन्होंने कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को भी वहाँ पे उन्होंने एक ही स्वर के नीचे रखा। उदाहरण कोबाल्ट निकेल को उन्होंने क्या किया था बताया, 2 स्वर के नीचे, Cl तथा Br को हाइड्रोजन के साथ में, और इसके विपरीत देखिए CO तथा N इससे समानता रखने वाले Fe को उनसे दूर, O तथा S इन अधातुओं के साथ में T इस स्वर के नीचे रखा। और उसी प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समाविष्ट करने के लिए न्यूलन के अष्टक नियम में कोई भी प्रावधान नहीं था और कालांतर में खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलन के अष्टक नियम में लागू नहीं होते हैं। तो ये बाकी ये भी सब उदाहरण है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि न्यूलन ने अष्टक नियम ने 56 तत्वों को ज्ञात किया था और एक 7 × 8 ऐसे वहाँ पे बॉक्स बना के वहाँ पे रखने का कोशिश उन्होंने किया था। ये बाकी सब उदाहरण जो बोर्ड में आपको नहीं पूछेंगे। केवल आपको इतना नियम ध्यान में रखना है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म में समानता होता है। ये 1866 में बनाया गया था, जो था न्यूलन का अष्टक का नियम। इस बात को आपको केवल ध्यान में रखना है।